नमस्कार साथियों। भारतीय राज्यव्यवस्था की श्रृंखला की इस दूसरी कक्षा में हम भारतीय संविधान का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने परिचयात्मक कक्षा के रूप में संविधान की सामान्य समझ को समझा। अब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद जहाँ तक हम चल पाएंगे 395 अनुच्छेद तक हम समझने का सीखने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 है। तो हम एक एक अनुच्छेद को आमजन की भाषा में, संविधान की भाषा थोड़ी टिपिकल है, तो उस टिपिकल भाषा को हम आमजन की भाषा में, हमारा जो प्रमुख उद्देश्य भी है संवैधानिक साक्षरता को बढ़ाना, उसके तहत हम अनुच्छेद 1 से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 1 इसके अंतर्गत लिखा गया है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम क्या है? संघ का नाम है इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union state। यहां में दो चीजें देखनी है। एक तो यूनियन, जिसका हिंदी अर्थ है संघ, लेकिन इसका संघ को इंग्लिश में एक दूसरे वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, फेडरल। लेकिन हमारी संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने यहाँ संघ में, संघ जो हिंदी का अर्थ संघ है, उसमें यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है, ना कि फेडरल। फेडरल का अर्थ, फेडरल का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है यूएसए की संविधान ने किया है। हम आगे जब संघात्मक शासन व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ समझेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था में कनाडा का संविधान, यूएसए का संविधान, भारत का संविधान, जहाँ संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है, तो उसके अधीन हम जब देखेंगे तो हम समझेंगे कि भाई ये फेडरल वर्ड का इस्तेमाल यूएसए के संविधान में क्यों किया गया है, कनाडा के संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। भारतीय जो संविधान है वो यूएसए की बजाय कनाडा के संविधान के अधिक निकट है। तो इस फेडरल का अर्थ है समझौते के तहत कोई जो शामिल हो। अमेरिका के, यूएसए के जो 50 देश राज्य हैं वो एक समझौते के तहत यूएसए बना है, जबकि भारत का जो राज्य है वो यूनियन है, यूनिट है, एक है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, अविनाशी है, इसके टुकड़े संभव ना हो। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 1 में ही ये बात स्पष्ट कर दी कि भारत कभी अविभाजित होने की, भारत में नए राज्यों की एंट्री तो है, हम किसी राज्य को अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे समय समय पे मांग उठती रहती है, खालिस्तान की अभी मांग चल रही है, अमृतपाल सिंह वाला केस है, या बीच बीच में नागालैंड की मांग आती रहती है कि हम अलग प्रदेश हैं। तो भारत के संविधान के तहत हमारे संविधान निर्माताओं ने ये अपना स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत के तहत आप अलग होने की बात ही नहीं कर सकते, संविधान में अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। इसका जो सीधा प्रमाण अनुच्छेद 1 में लिखा गया यूनियन वर्ड है। अब हम बात करते हैं भारत के नाम की। राज्य संघ का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। तो इस विषय पे भी संविधान निर्माताओं में उस समय काफी बहस हुई, विवाद तो नहीं कहेंगे, काफी बहस हुई, क्योंकि उत्तर भारत के लोग इसका नाम भारत रखना चाह रहे थे, इस संघ का नाम उत्तर भारत के लोग भारत रखना चाह रहे थे, लेकिन इस भारत शब्द से दक्षिण भी भारतीय लोग संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई फिर हमें, क्योंकि हिंदी बेल्ट में भारत शब्द चर्चित था, कुछ हिंदू परंपराएं, आर्यवर्तीय परंपराएं भी इसमें शामिल थी, कुछ लोग इसका नाम आर्यवर्त रखना चाह रहे थे, कुछ लोग इसको हिंदुस्तान कहना चाह रहे थे, कुछ लोग इसको जम्बूद्वीप कहना चाह रहे थे। तो लेकिन एक ऐसा नाम हो जो जहाँ मतभेद कम से कम हो, ठीक है। जब नाम से ही हम उस समय नया राष्ट्र बन रहे थे, अपना एक नया लोकतंत्र स्वीकार कर रहे थे, तो उस समय ये आवश्यक भी था कि हम एक ऐसा नाम लें जो सर्वमान्य हो। तब संविधान निर्माताओं ने काफी चर्चा के बाद भारत को कहा, क्या कहा? इंडिया, दैट इज भारत, यानी भारत जो कि इंडिया है, या इंडिया जो कि भारत है। भारत और इंडिया एक ही वर्ड है, ना कि अलग अलग है, ठीक है।
तो ये हमारा पहला अनुच्छेद है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 के तहत हम भारत में जो अनुच्छेद 2 के तहत हम समझेंगे अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अब हमने भारत तो बना लिया, अनुच्छेद 1 के मतलब भारत तो था ही, बना क्या लिया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने उस संवैधानिकता के रूप में भारत को स्वीकार कर लिया। अब इस भारत में कोई नया राज्य शामिल होना चाहे उस समय यानी अब कोई उसके बाद कोई भारत का हिस्सा बनना चाह रहा है तो उसको हम किस अनुच्छेद के तहत भारत में शामिल करेंगे। इसके लिए हमने एक प्रावधान रखा अनुच्छेद 2, जिसमें नए राज्यों का प्रवेश है, जो भी और उनकी स्थापना का वर्णन है। देखो साथियों, 1975 की बात है। सिक्किम जो आज हमारा अभिन्न अंग है, वह 1975 से पहले एक स्वतंत्र राज्य था, जिस पर भारत का ना कोई आधिपत्य नहीं था। तो सिक्किम जो है वो हमारे पूर्वोत्तर में है, और वहाँ पे ड्रैगन लोगों ने, चाइना के लोगों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तिब्बत पे उन्होंने कब्जा कर ही रखा है, भूटान तक उनसे प्रभावित है, परेशान है। नेपाल भी अभी हमारे साथ रहा, जब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी विदेश नीति बदली तो वो भी आज विदेशी मंचों पे परेशान नजर आता है। तो सिक्किम ने क्या किया, भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि भाई हम आपके तहत आना चाहते हैं, हमें आप चीन से बचाइए। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम पूर्व में जम्मू कश्मीर को इस तरह से शामिल कर चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत का हिस्सा बनिए। लेकिन इसके लिए भारतीय संसद ने 35वां संविधान संशोधन किया 1975 में। 35वां संविधान संशोधन 1975, और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा 2A, और उसको 2A के तहत सिक्किम को हमने दिया एसोसिएट स्टेट का दर्जा, सह राज्य। यानी इसके तहत हम उस पर उसकी रक्षा करेंगे, विदेशी मामलों में वो हमारे साथ खड़ा होगा, और रक्षा के मामले में हम उसके साथ खड़े होंगे, और भाई संचार व्यवस्था हम उसे देंगे, ठीक है। यानी वो डोमिनियन स्टेट था, एसोसिएट स्टेट आप कह सकते हैं। तो ये किया, और उसके कुछ ही माह बाद इंदिरा गांधी जी ने फिर एक संशोधन किया संविधान में, और 36वें संविधान संशोधन 1975 में ही इस 2A को समाप्त कर दिया और सिक्किम को सह राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और सिक्किम भारत का 22वां अभिन्न राज्य, क्रम के रूप में 22वां, और अभिन्न राज्य भारत का सिक्किम बन गया। ठीक है साथियों, अब हमने समझा अनुच्छेद 2 के तहत हम नए राज्यों का भारत में प्रवेश करवा सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 3 की। हम एक एक अनुच्छेद को समझते हुए आराम से चलेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम संविधान को आत्मसात कर सकें। हमारी जो प्रस्तावना भी कहती है आत्मार्पित, अधिनियमित, आत्मार्पित एवं, ठीक है, तो हमें आत्मसात करते हैं, तो हम भी भारतीय संविधान के एक एक शब्द को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 3 में हमने भारत राज्य बना लिया, हमने नए राज्यों का प्रवेश भी कर लिया। अब जो भारत के अंदर राज्य हैं उनकी हमें कोई सीमा बदलनी है, उनका कुछ परिवर्तन करना है, तो इसके लिए भी कोई अनुच्छेद चाहिए। तो हमने अनुच्छेद 3 में ये वर्णन किया, राज्य क्षेत्र के नाम सीमा में परिवर्तन। इस अनुच्छेद के तहत हम राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं, उसके क्षेत्रफल में बदलाव कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं।
हमने जैसे पहले पांडुचेरी होता था उसको अब पुडुचेरी कहने लग गए, ठीक है। उसी प्रकार हम उसका नाम बदल सकते हैं, या उस दो राज्यों को अभी हमने 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन किया और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना दिए, तो ये हम कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है कि राष्ट्रपति संबंधित विधानसभा से प्रस्ताव लेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश वाले मुद्दे पे ये थोड़ा विवाद रहा, तो उस तत्कालीन संघ सरकार ने आंध्र प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया। 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट में ये वाद गया डॉक्टर सुब्रमण्यम बनाम भारत सरकार मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय इसको वैधानिक कहा। अगर विधि के तहत ये प्रक्रिया अपनाई गई है तो ये मान्य है। तो अनुच्छेद 3 के तहत हम भारतीय राज क्षेत्र की सीमा का में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, ये सब हम इस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हम देखेंगे, अनुच्छेद 4 में कोई खास बात नहीं है जिस पे हमें कोई ज्यादा गौर करना पड़े। अनुच्छेद 4 में है क्या है? अनुच्छेद 4 में जो भारतीय संविधान की अनुसूची है ना, अनुसूचियां हैं, तो उसमें अनुसूची 1 जिसके अंतर्गत राज्य क्षेत्र के नामों का वर्णन है। कौन कौन से नाम संविधान में तो ऐसा लिख नहीं सकते थे भाई, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसलिए ये सब वर्णन हमने कहाँ कर रखा है? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्तमान में वर्णन है, तो अनुसूची 1 में। और अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 जिसके अंतर क्या क्या आता है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो हमने क्या करा? अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में बदलाव होगा। कब? जब हम अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमने उसका राज्य की सीमा बदल दी, उसका क्षेत्र बदल दिया, तो फिर हम अनुसूची 1 में उसका नाम बदलना पड़ेगा। और यहाँ अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का वर्गीकरण पुनः करना पड़ेगा। तो ये अनुसूची 4 थी, ये हमारा भाग 1 था जिसके अंतर्गत हमने 1 से 4 अनुच्छेद के बारे में अध्ययन किया। अब हम भाग देखते हैं भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 2, सॉरी अनुच्छेद 2 नहीं, भाग 2। नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11। इस भाग के तहत हमने नागरिकता के संबंधित प्रावधान रखे। जनरली प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। इवन आरएस के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में भी हमें बहुत कम इससे सवाल देखने को मिलते हैं। आरएस में तो ये भाग है ही नहीं, आरएस के सिलेबस में तो ये भाग है ही नहीं। बहुत सी कंपटीशन हम तो भी देखते हैं, सेकंड ग्रेड का सिलेबस हो, उसमें भी ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, मतलब ये भाग नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम अपनी आवश्यक समझ के लिए देख रहे हैं, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है भाई कौन भारत का नागरिक होगा? कौन होगा? जन्म से, जिसका भारत में जन्म हुआ हो और जिसके माता पिता मैं जो भारत में रह रहा हो, जिसके माता पिता भारतीय हो, या जो संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने से ठीक 5 साल तक जो भारत में रह रहे हो, वो भारतीय नागरिक होंगे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 तत्कालीन जो शरणार्थी थे
यानी पाक से जो विस्थापित लोग थे, पाक से जिन्होंने पलायन किया था, उनकी नागरिकता का प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत है। वो कोई खास बात नहीं है भाई। जो पाकिस्तान से आए, उस समय जब देश का विभाजन हुआ, दंगे हुए, तो लोग इधर से उधर लाखों लोग आए गए, बहुत खतरनाक मंजर बताया जाता है। तो उस दौरान जो अनुच्छेद 6 के तहत हमने ये प्रावधान रखा कि जो पाक से भारत आएंगे, जो पाक से भारत में विस्थापित हुए हैं, जिनका पाकिस्तान से पलायन हुआ है, उन लोगों को भारतीय सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 चीजों को थोड़ा आराम से और सिस्टमेटिक जानने का प्रयास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, आराम से चीजें याद हो सकती हैं। तो अनुच्छेद 7 में क्या है भाई? अनुच्छेद 5 में हमने देखा जो भारत के नागरिक होंगे, जिनके माता पिता भारतीय हो, जो भारत में रह रहे हो, या जो भारत में भारतीय संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले तक भारत में रह रहे थे, वे लोग भारतीय नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 में हमने देखा पाक से विस्थापित लोगों को हम भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 7 में है जो 1 मार्च 1948 के बाद, ध्यान से देखना भाई, 1 मार्च 1948 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, पाक में चले गए, और 19 जुलाई 1948 के दिन या इससे पहले वापस आ गए उन लोगों को, पाकिस्तान में जो जा चुके थे, 1 मार्च 1948 को पाकिस्तान चले गए थे, के बाद चले गए, और 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में वापस आ गए, उन लोगों को भारतीय सरकार नागरिकता प्रदान कर सकती है, करेगी, कर सकती क्या है, करेगी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 7 था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 ये काफी महत्वपूर्ण है, और ये बाकी हमने जो 2 अनुच्छेद देखे, अनुच्छेद 6 और 7, पाकिस्तान से पलायन करने वाले या पाकिस्तान में जाकर वापस आने वाले लोग, ये अनुच्छेद आज तो प्रभावी नहीं है, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो प्रभावी अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या है भाई? अगर कोई शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या विवाह के हिसाब से इन उद्देश्यों के लिए वो विदेश में जाता है और वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है और वो भारतीय बनना चाहता है, ठीक है, तो अगर वो भारतीय मूल वंश का हो तब, भारतीय मूल वंश, मैं जो शब्द दिख रहा हूं गौर से देखना, अपन बोल सकते हैं प्रजाति। अगर वो भारतीय मूल वंश का है, भारतीय है, उसकी प्रजाति भारतीय है, इसको इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं रेस, तो वह भारतीय नागरिकता, वहां जो हमारा राजदूत कार्यालय होता है वहां पे आवेदन करके नागरिकता प्रदान कर सकता है। अगर वो भारतीय है, उसका मूल वंश मतलब उसके दादा दादी, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय मूल वंश का हो, या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारतीय मूल वंश का हो, तो वह भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 9। यहां तक हमने समझा भाई, 5 में हमने जो भारत में रह रहा था उसको भारतीय नागरिकता दी, 6 में जो पाकिस्तान से चले गए थे, जो पाकिस्तान से आए उनको नागरिकता दी, 7 में हमने जो पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 के बाद, और 19 जुलाई 1948 से पहले वो अगर वो पुनः भारत में आ गए तो हमने उन्हें नागरिकता दी। 8 में हमने रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए या विवाह के उद्देश्य से कोई बाहर चला गया था, वो भारतीय मूल वंश का है, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उसके माता पिता भारतीय मूल वंश के हैं, तो हम उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 9 की। ये अनुच्छेद नागरिकता छीनता है। अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे अभी एक फेमस एक्टर है अक्षय कुमार, वो कनाडा के निवासी हैं,
तो जब उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली तो उनकी भारतीय नागरिकता यहाँ से ऑटोमेटिक चली गई। अब उन्होंने पुनः भारतीय नागरिकता के लिए उन्होंने आवेदन कर रखा है, शायद वो भारतीय नागरिक हो भी गए हों, ठीक है, अभी वो NRI है, भारत के नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 9 में क्या है, नागरिकता 9-11, यानी वो नागरिकता उसकी चली जाएगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10, उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 10 के में ये है कि भाई, अनुच्छेद 10 में है कि इस भाग के तहत जिसने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली वो भारतीय नागरिक बना रहेगा, और भारतीय संसद द्वारा जो भी अधिनियम, जो भी नियम, जो कानून, जो प्रावधान लागू होंगे वह सभी उस पर मान्य होंगे, ठीक है। संसदीय अधिनियम उस पर सभी मान्य होंगे, उससे मान्य होंगे, उस पर लागू होंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता संबंधित किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है, वो अपने अधिनियमों के तहत, ठीक है। यानी भारतीय जो संसद है वहाँ, यहाँ पे वो क्या है, संप्रभु है, वह अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। ये हमने अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बातें की। अब हम इससे संबंधित जो सवाल आते हैं ना, यहाँ से शायद कम आते हों, यानी कंपटीशन के हिसाब से तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन अभी एक विवादित मुद्दा भी रहा था, क्या रहा था भाई, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA, ठीक है भाई। तो ये जो आया था इसके बारे में हम एक तो देखेंगे, और एक हम देख रहे हैं जो हमारा एक अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955। अभी 26 मार्च को जो सेट का एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस में भी ये सवाल आया था, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ, 1955। इसमें 3 बार संशोधन हुआ है, एक बार 1992 में, एक बार 2003 में, और एक बार 2005 में। साथ में जो हमें CA NRC के बारे में देखना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले और धार्मिक रूप से उत्पीड़ित व्यक्ति अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा है और वह धर्म से क्या है भाई, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बस मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो वह भारतीय सरकार उसे भारत की नागरिकता प्रदान करेगी। तो ये इसका भी विवादित रहा था। ये इसके संदर्भ में आप एक बात ध्यान रखना, इसका जो विरोध किया CAA का, उसमें प्रथम राज्य था केरल। केरल ने सबसे पहले अपने विधानसभा में इस CAA NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद दूसरा राज्य था पंजाब, जिन्होंने इसका विरोध में प्रस्ताव पारित किया, और हमारा जो राजस्थान है वह इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला तीसरा राज्य था। बाकी फिर 8-10 राज्यों ने इसका विरोध किया, वो एक अलग मसला है। बाकी हमें इतना ध्यान रखना कि केरल प्रथम राज्य था जिसने CAA NRC का विरोध किया और बाकायदा संसद में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाया। उसके बाद पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, और उसके बाद राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। साथियों, आज हमने भारतीय संविधान के भाग 1, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक, और भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है, इसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, और साथ में नागरिकता अधिनियम, और उसके साथ हमने CAA NRC, इन मुद्दों पे समझने सीखने का प्रयास किया। इसके बाद हम अगली जो कक्षा है उसमें
मौलिक अधिकार की बात करेंगे और नीति निर्देशित तत्वों की बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।